आदर्श क्रेडिट घोटाला जो हुआ है वो बहुत बड़ा घोटाला है और उसने हिला के रख दिया। करीब 22 लाख लोगों की मेहनत में पानी फिर गया। 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब इसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष जोड़ी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पहले असेंबली में मामला उठाया था, पर दुर्भाग्य से सरकार की नींद नहीं खुली। और आज भी जो है डबल एजी जो दिल्ली में है, मिस्टर शिव मंगल लगाते हैं, शिव मंगल ही शर्मा होंगे, वो उनकी जो फर्म है वो उसकी पैरवी करे आज भी। अफसोस है कि अगर पहले मान लीजिए सरकार के ध्यान नहीं हो और उसके अंदर मान लो कोई गलती हो जाए तो अलग बात है, पर जब नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान दिला दिया कि जो आपके वकील सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जब केस लगा जमानत का, तो जिस केस में 6 जजेज ने रिक्यूज कर दिया हो, विड्रॉ कर लिया हो, 6 जजेज ने, ऐसा मैंने हिंदुस्तान पहली बार सुना। किसी केस के लिए एक जज रिक्यूज कर लेता, 2 कर लेते हैं, अगर 6 जजेज ने किया है, इसका मतलब कितना बड़ा मामला होगा ये। और उसके बावजूद भी 7वें जज ने भी रिजेक्ट कर दी बेल, तो सुप्रीम कोर्ट में गए वो लोग। उसमें हमारे डबल एजी को खड़ा किया गया, उन्हीं फर्म को ही कर दिया उन्होंने, जो आरोपी थे उन्होंने भी वकील कर दिया। फर्म शिव मंगल जी की फर्म है वो, उसमें 2-3 वकील और उनके साथ में है और 3 केस थे। एसओजी का एक अलग था, एक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ दिल्ली में केंद्र सरकार का, उनका और एक केस था गुड़गांव में और एक दिल्ली में चल रहा था। अब उसके अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा चीफ जस्टिस के यहाँ, आरोपियों ने तो विड्रॉ कर लिया, कुछ सोच के किया होगा। अब जान तो सोच के करता है कि सब काम आरोपी। ऐसे हालात है जुडिशरी के देश के अंदर। फिर जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के लगा, उनकी सुनवाई हो रही है, उनकी पैरवी कर रहे हैं शिव मंगल शर्मा जी डबल एजी, उनके सहयोगी हैं सौरभ राजपाल, निधि राय जायसवाल। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की पैरवी यानी आरोपियों का विरोध करना होता है, परंतु वकील शिव मंगल जी की भूमिका यहाँ बहुत ही ऐसी लगती है जिसमें विचार करना आवश्यक है सरकार की तरफ से। क्योंकि शिव मंगल जी की फर्म जो औरा करके है आरोप, उसी में ये केस जो आरोपी है उनका केस भी वही देख रहे हैं, वो फर्म देख रही है। और मिस्टर सिद्धार्थ चौहान सह आरोपी है, वो फरार है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो ये जो आरोपी है, लॉ फर्म ने RN कंपनी को नियुक्त किया है, तो शिव मंगल जी, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके सहयोगी जो साथी इस फर्म में है, तो सरकार की पैरवी भी कर रहे हैं शिव मंगल जी। उनकी कंपनी जो है वो पैरवी कर रही है सिद्धार्थ चौहान की भी, 18-19 से भी कर रही है, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह पैरवी हो रही है उनकी आधे घोटाले की। और राजस्थान सरकार की ओर से जो एसओजी का मुकदमा है उसकी पैरवी भी हो रही है वहाँ पर। यानी आरोपी और सरकार का वकील एक ही पक्ष है। ये इस प्रकार से एक प्रकार से जो कहते हैं हितों का टकराव है। ये 22 लाख निवेशकों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। और वहाँ जो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो आरोपियों की जमानत का फैसला होना चाहिए वहाँ, इसलिए गए वो लोग आरोपी। और हमारे जो डबल एजी साहब है
वो वहाँ मांग कर रहे हैं कि सारे केस जितने केसेज हैं एसओजी के हों या ये जो बाकी कंपनियों के जो केसेज हैं, ये तमाम केस एक साथ ही सुन ले जाए। इस प्रकार का जो माहौल बना, ये बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि इनका जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरह ये मामला, क्योंकि इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहला केस ऐसा सामने आया जिसका ध्यान दिलाया नेता प्रतिपक्ष जूली जी ने। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि हटा दे तो उस केस से। बड़े बड़े वकील दिल्ली में बैठे हुए हैं। जब आपको 22 लाख लोगों की चिंता होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति पे अगर डाउट भी है, हो सकता है उनकी गलती नहीं भी हो टेक्निकली या कुछ भी, समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता सरकार का। जब पैरवी हो रही इस प्रकार से, इतना बड़ा केस है, तो आप 5 वकील खड़े कर देते बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स जो हैं 33 और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे स्पष्ट आ चुके हैं फैसले, उसको देखते हुए भी इस प्रकार का जो ये मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष के कहने के बाद तो कोई बात बचेगी नहीं, पर दुर्भाग्य से सरकार, देखिए आप जिस प्रकार चल रही है वो तो आपके सामने है। किस प्रकार से इन्होंने अनदेखी की उस केस की, अनदेखी करके जैसे को अनदेखी हो, इनको मालूम नहीं हो। जब मालूम पड़ गया इनको, उसके बाद में क्या कारण है कि आप उन्हीं को वहाँ पर रखे हुए हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, या हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए। आप किस प्रकार से आपकी कंपनी को केस दिलवा दिया, आरोपियों का भी, तो आरोपियों का वकील और ये सत्ता पक्ष के वकील, सरकार के वकील, एक ही जहाँ क्लैश हो रहे इंटरेस्ट वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस केस है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। और जिस प्रकार वो संजीवनी का केस हुआ था, वो भी ऐसे हुआ। हमने तो करीब 22 महीने लगाए होंगे कई चार्ट अकाउंट को लगाया उसके अंदर कि भाई किसी ढंग से असलियत क्या पहुँचे वहाँ हम लोग, क्योंकि उसमें लाखों लोग, गरीब लोग थे बेचारे, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह के, जो मेरे वहाँ के रोने लग गए थे, 50, 60, 80 साल के लोग, 80 साल के भी। और केंद्रीय मंत्री जी का वो तो मेरे खिलाफ मुकदमा किया हुआ है डिफेमेशन का, वो तो शायद 1.5-2 साल हो गए। 20-22 पेशी में भी जा चुका हूँ, वो भी आ चुके हैं, तो वो तो अलग मामला है। पर जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई केस की, आप बताइए कि जो 22 महीने लगे हमें, हमारी नींद खराब होती, 22 महीने के बजाय हम 4 महीने में कंक्लूजन में पहुँच जाते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। हमारे 22 महीने और सरकार बदल दी 4 महीने। 4 महीने में हाईकोर्ट ने कहा वापस जांच करवा दीजिए, तो इतनी का 4 महीने में कर लीजिए। 4 महीने में जांच भी हो गई, एसओजी खड़ी होकर कह दिया कोर्ट के अंदर हमारे केस बनता ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एसओजी वही पहले कहा गया कि ये बहुत संगीन केस है और इनके माता जी का, पिता जी का, पत्नी का, इनका सबके नाम है, जो केस डायरी में लिखे हुए थे वो मैंने बोल दिए, मेरे को केस कर दिया। पर मैं पूछना चाहूँगा कि 4 महीने में जांच कैसे कर लिया आपने? और हाईकोर्ट में बोल गए थे, हाईकोर्ट जज ने कहा भाई अगर आपके मुलजिम नहीं है तो ठीक है, फिर हम इनको छोड़ देते हैं। और ये भी कहा अगर कभी एसओजी तय करे नए फैक्ट के आधार पर तो आप लोअर कोर्ट को इतला करके केस वापस चला सकते हैं। अब वो इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि ना तो वो जा सकते हैं बार बार कोर्टों में, कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो मामला सरकार भी छोड़ रखा है। और सरकार की जो नींद 4 महीने वाली है, इस सरकार से क्या उम्मीद करो कि उनको न्याय मिलेगा? तो ये स्थिति बनी हुई है और ये घोटाला उससे बड़ा घोटाला है जिसका मैंने अभी आपको बताया। एक तो बात ये थी,
दूसरा जो हमने वो पहले आपको मालूम है कि एक सीरीज चलाई थी इंतजार शास्त्र, वो इतनी पॉपुलर हुई है वो कि सरकार पूरी हिल गई उससे, पूरी सरकार हिल गई। तो हिल नहीं गई बल्कि आप देखिए इतनी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए सब नेताओं द्वारा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष द्वारा, आप तो मीडिया वाले आपने पढ़े होंगे, हमारे इंदिरा शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे। अब ढंग से जवाब दे सकते थे वहाँ पर, भाई इसमें तेरी इसलिए हुई है, सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, कुछ कारण जेन्युइन भी होंगे, ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण भी नहीं होते, कई बार अटक जाता मामला, जब सड़क का अटक गया दिल्ली से जयपुर तक का, 20 साल हो गए उसको, कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि सरकार की ड्यूटी, विपक्ष के कोई व्यक्ति बोले तो आप कम से कम जस्टिफाई तो करो अपने, वो कोशिश भी नहीं की गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो उनका, और इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं। अभी आए मेरे पास इंजीनियर साहब PhD के, 5000 इंजीनियर राजस्थान के, पेमेंट रुके उन लोगों के, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और इधर गर्मी का वक्त आ रहा, पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर बढ़ सकती है। और मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठेकेदारों ने अल्टीमेटम दिया है, भुगतान नहीं किया तो हम काम नहीं करेंगे, पानी रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पता नहीं एक ही श्रुत में और क्या कहना चाहते हैं। 4,500 करोड़ की पेमेंट बाकी है। कि ठेकेदार इतने बड़े नहीं होते हैं कि अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग होते हैं, कई लोग तो आगे चुकाना पड़ता है मजदूरों को, उनके छोटे ठेकेदारों को, सप्लायर्स को। हालत ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। अभी कोई किस्सा तो मुझे एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए थे। एक MLA साहब आए मेरे पास एक आए ठेकेदार, अच्छे खासे ठेकेदार थे। ऐसी स्थिति बन गई वो, उनके आंखों में आंसू आ गए, उनको किसी ढंग से कुछ पैसा दिलवाया मैंने, सचिवालय में हाथारूढ़ी करके थोड़ी सांस हल्की से आई उसको। कि वो बड़ा ठेकेदार है, वो छोटे ठेकेदार तब तंग कर रहे थे, ऐसे कई किस्से। पर कर्ज माफ़ी आपका ये देखिए, अब मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो RGSS, पूरा पेंशनर समाज, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हों या सर्विंग हो, MLA MP, पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले, सर्विस वाले लोग, सभी दुखी है। जो जिस RGSS को हमने बनाया उद्देश्य से, उसको विफल कर रहे हैं लोग अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता आपको। पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर दो। 1000 करोड़ रुपये बाकी हो गए दवाइयों के, मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी इंतजार के लिए मैंने कुछ लिखा है कि एक तो देखिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, ठेकेदारों के पेमेंट का इंतजार, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बनने का इंतजार, और जो महिला पीड़ित है, क्या हो रहा है आपको मालूम ही है कि किस तरह छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, और शिकायत दर्ज नहीं होती है, उसका इंतजार। हमारे वक्त में कंपल्सरी थी, कंपल्सरी मैंने किया होगा, PSU का विरोध था उस वक्त में। एक बार तो उसको रोक दिया गया, मुझे समझा दिया गया, बाद में फिर वापस मैंने कन्विंस होकर मैंने उसको अनाउंस किया कि FIR कंपल्सरी होनी चाहिए। अब FIR के लिए फिरते रहो इधर उधर, इससे दुर्भाग्य की क्या बात हुई है, वहाँ पर वही हो गया, इसलिए तकलीफ आ रहे हैं। अब क्या बताओ, अन्नपूर्णा किट इतना पॉपुलर है, वो जो ठेला वाला। तो मैंने कहा कि एक गाँव में गया, एक 108 साल की उम्र के व्यक्ति थे, उन्होंने करवाया कि मैं अशोक गहलोत से मिलना चाहता हूँ। तो मैं चला गया 400 के पास में, वहाँ पे गया तो वो बीमार टाइप हो गए थे उस दिन। मैं वहाँ हाथ जोड़े और नमस्कार किया, वो भी थोड़ा बहुत नमस्कार किया, 2-3 बार में मौत भी हो गई उनकी।
तो गांव पूरा इकट्ठा हो गया था उस दिन। वो छेले की बात करना कि आप छेले बंद कर दिया, वो छेला लेके आ गया। मैं कहा भाई मेरी फोटो हटा देते, इसकी बंद क्यों की? इसको भजन लाल जी अपनी फोटो लगा देते, कायदा भी होता है। पर ये इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है ये बात। इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। यूरिया का अलग लोग इंतजार करते हैं और ऊपर से किसानों की कर्ज माफी कर नहीं रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान बहुत दबावा है, तकलीफ में है, आपको जैसे हमने किया उसी पैटर्न पे राजस्थान के किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी खुद किसान बन गए मुख्यमंत्री जी, तो मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा अनुभव है। इस प्रकार की भाषा कुछ बोल रहे थे वो। अब उनको पूछो अगर आप किसान हो तो किसानों हित की बात तो करो। आप कह रहे हो किसान तो 20-25 दिन ही काम करता है एक साल के अंदर, मतलब आपने उनकी बड़ी बेइज्जती करी है। किसान आपका इस बात को लेके इसके में आक्रोश है कि जो महीने आते हैं वो इस बात को भी कोट करते हैं उनसे कि आप देखिए ये इनकी सोच है, मुख्यमंत्री में से क्या उम्मीद करें। कहने का मतलब इस प्रकार के हालात में राजस्थान चल रहा है। रिफाइनरी का मामला जो है, रिफाइनरी आपका जो है वो हालात बड़े गंभीर है उसके। मैंने अभी एक एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी तो हम कल से कहीं नहीं मांग कर रहे हैं भाई जांच करवाओ ये करो, पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक केमिकल इंजीनियर है वहाँ, प्रोफेसर भी है, एक्सपर्ट भी है। उनसे मैंने बात करी क्योंकि मुझे इतला मिली कि वो जानकार रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये कोई मामला जो है, वैसे तो रिफाइनरियों में आग लगती है पर पुराने रिफाइनरी में लगती है। उन्होंने सही बात बोली, रिफाइनरी में कई बार आग लग जाती है। 20-25 साल पुरानी रिफाइनरी होती है या मत ज़्यादा होती है तो कई बार आग लगती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु 25 साल में कोई भी रिफाइनरी में कोई नई बनी हो आग लगती नहीं है। नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती। इसमें कहीं कहीं या तो चूक हुई है या मतलब दबाव पड़ा हुआ कि आप जल्दी कीजिए, जो भी किया हो। पूरे 2-3 कारण बताए। उसमें एक कारण ये भी था कि ये जो जल्दबाजी में चूक हो गई, मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर ज़्यादा डाल दिया गया हो। मतलब कई कारण बताए कि ये कुछ कारण ऐसा हुआ होगा जहाँ कहीं कहीं, वरना नई रिफाइनरी में आग लगने का आज तक सुना नहीं। उनका ये कहना मतलब पुरानी रिफाइनरी में आग लगती है, इसमें कोई बात नहीं हुई। वैसे उन्होंने कहा था कि सेफ्टी पहले होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे वहाँ हम सिखाते हैं सबको, बच्चों को भी, कि चाहे वक्त लग जाए प्रोडक्शन की बजाय सेफ्टी का ध्यान रखें, प्रोडक्शन की बजाय। ये हमारी थ्योरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये मतलब अनफॉर्चुनेट आग लगी, उसे गहरे में जाना चाहिए। कोई पता नहीं सपोर्टेज तो नहीं हुआ हो। अभी अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा है, मैं तो सोशल मीडिया में देखता हूँ जिसमें 4 दिन पहले लिख दिया किसी ने कि रिफाइनरी को बच के चलना चाहिए, कहीं आग नहीं लग जाए या कहीं सपोर्टेज नहीं हो जाए, और वही हो गया। अब वो कुछ उससे लिंक करें नहीं करें अलग बात है, पर ये बातें दिमाग में आती है सबके। ये चुनाव जो है नहीं करवा रहे, तो मैंने पहले ही कहा, बार बार मैं क्या रिपीट करूं, कि संविधान अनुच्छेद 243 उसके अंतर्गत चुनाव टाइम पे होना जरूरी होता है। हमने भी प्रयास किया था, एक बार जब स्ट्राइक हो गई थी यहाँ, तो मना कर दिया हमें हाई कोर्ट ने, नहीं आपको चुनाव टाइम पे करवाना पड़ेगा। हमने स्ट्राइक में चुनाव करवाए और हम चुनाव जीत भी गए थे। पर इनको इतना क्या डर है भाई कि जब हाई कोर्ट कह रहा आपको 15 पहले डेट दे दिया आपको, अब चिंता ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में गए तो आपको रिलीफ नहीं मिली, तब भी आप चुनाव नहीं करवाते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह है।
क्योंकि दो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, यहाँ भी, कौन किसको क्या कहे। वरना केस तो फिट केस है कि राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए राष्ट्रपति को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हुआ है और सरकार भंग करो, इसको होना तो ये चाहिए। जो सरकार चुनाव नहीं करवा सके उनके लिए क्या कहें। बाकी तो भी ये पंचायत राज में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, महिलाओं की बात बोलते रहते हैं। महिला पे आ रहा हूँ मैं लास्ट में भी। महिला बोर्ड का अध्यक्ष तक नहीं है, महिलाओं की बातें लोग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में कहा 33 से बढ़ा के 50 कर देंगे और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो ये स्थिति गवर्नेंस की देखें तो बहुत ही कहना चाहिए कि स्थिति बड़ी नाजुक है राजस्थान में। अब ये इनको पता नहीं, क्योंकि हवा में उड़ते रहते ज़्यादा, तो ज़मीनी हकीकत से मालूम नहीं हो रहा है। उड़ना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा है तो आपको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चाहिए यहाँ पर। इसमें हम कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं, पर ये जरूरी है। इतना बड़ा राजस्थान है तो हेलीकॉप्टर हो और फिर कोई नया न्यू प्लान मिल जाए किसी को, फिर कहने ही क्या है, बार बार मंगाने के बजाय दिल्ली से आराम हो गया, अच्छा है, परेशानी सरकार कम हुई है। पर अगर उड़ते ही जाओगे उड़ते रह जाओगे, क्योंकि ज़मीन में बिल्कुल स्थिति उल्टी है। आप किसी को पता कर लीजिए, आप लोग मीडिया वाले, हम आपको भेजेंगे, गाड़ियों में भेजेंगे, बसों में भेजेंगे, आप चौक भेजोगे, रास्ता के सर्वे का कह रही आप लोग, आपको मालूम पड़ेगा स्थिति कितनी मतलब दयनीय है पब्लिक की। हमें चिंता पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमें कोई सरकार की चिंता थोड़ी हुई। चिंता है पब्लिक परेशान हो रही है, करप्शन बहुत बढ़ गया नीचे तक, ग्राउंड तक बढ़ गया करप्शन। बिना तो पैसे कोई बात हो ही नहीं रही है, जिलों में भी, तहसील में भी, नीचे भी, ऊपर भी। भयंकर है, भयंकर है। कोई सोच नहीं सकता इतना करप्शन हो गया है। और गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, काम लोगों को हो नहीं रहे हैं, चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है। और सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं, सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं। आप कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या कोई एक जगह की बात करूं, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिलेगी। ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा रहता जो मैं अभी देख रहा हूँ। ये स्थिति है। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे महिलाओं को? इतना पसीना आ रहा है, कुछ वो भी होगा। देखिए, महिलाओं को लेके जो आरक्षण की बात हुई है, ये महिलाओं का मामला जो है वो तो अब इतना संगीन है। अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिलाओं का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को, अरे देश को संबोधन होता है देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है देश में? ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब आपको हम क्या मामूली समझें? पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये स्थिति है। आपने महिला आरक्षण तो 2023 में हो गया, पक्ष विपक्ष मिल के किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करवा सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते
तो पहला काम होना चाहिए था इनका कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग। जो बार बार खड़गे साहब राहुल जी कह रहे थे, नहीं माना नहीं माना। दक्षिण के मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, 1 to 1 बात करते या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा ये है आपके हित सुरक्षित रहेंगे। अगर पीएम बुला के कह दे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है। वो सब कन्विंस होते या वो अपने आप को कन्विंस करते। ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है, या तो आप उनको कन्विंस कर देते, या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी में, पर आपने वो भी नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी कि भाई चुनाव चल रहा है तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के भेजा है, आप इसको 29 तारीख के बाद बुला लीजिए। आपने नहीं बुलाया, अब बताइए। तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें लोगों जेल में नहीं है क्या? फिर आप ढकोसला कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ महिलाओं का। तो जिस प्रकार इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। अब सोशल मीडिया आते रहते हैं कितने खर्चे में, जो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने। पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो देश के अंदर। आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना दे, जो बना चुके थे ये लोग। ये जो घनश्याम तिवारी जी, राठौड़ जी, और कौन है वो पूर्णिया जी है कोई, अरुण चतुर्वेदी जी, ये जिस प्रकार बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों के परिसीमन, वो भी चालाकी से लोग कुछ कुछ करते रहते हैं जो मालूम नहीं पड़ता है इनके। तो वो जो आरएसएस केंद्र है वो तो वहाँ तो कोई जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहाँ बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हुए छूट मिल जाए, परिसीमन की छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, अपने 9 में हुआ, राजस्थान में लागू हुआ 9 में, 3-4 में शुरू हो गए। वहाँ बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वोट ज़्यादा कांग्रेस का है पार्लियामेंट में, और सीटें ज़्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी की नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, उनकी 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम है। इतना खतरनाक परिसीमन होता है, मजाक बना देता वहाँ पर। जम्मू कश्मीर ऐसा ही किया। तो ये जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से उसको लेके आए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिले, क्या नुकसान होगा किस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने कि 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबने साथ दिया। अब साथ नहीं दोगे तो आप सबको नुकसान मिल जाएगा परमानेंट। मतलब हमारा नुकसान जनता प्रधानमंत्री करना गया है उसके अंदर। ये तमाम तमाशे देखे, उसके बाद में मैदान में उतर गए आप। ये संबोधित कर रहे हैं देश को, फिर देशवासियों को, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। सब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ इनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है आपने 542 जो है कानून पास किया हुआ है, आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। अगर आप में साथ है, करना चाहते हो, कमिटमेंट है महिलाओं के साथ में, कानून पास हुआ है, आप तो आगे बढ़िए। कम से कम पहले फेज में 542 में कर दीजिए। बाद में जब आप परिसीमन करने की स्थिति में आए 29 के बाद में, तब सोच लेना क्या करना आपको। और जैसे ही कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, इन सब की हवा नहीं कर रही है। कोई महिलाओं में ये आप कुछ पैदा नहीं कर सकते। दीजिए, आप ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए,
आपका वोट बैंक काफ़ी हद तक वो है, मालूम पड़ जाएगा। ये स्थिति है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हालात बना रखे हैं, इसमें जो है बड़ा अंतर भी होता है। देखिए 2001 में जो था, 2001 में 101 करोड़ थी आबादी देश में, और 2011 में 121 करोड़ हो गई, मतलब 20 करोड़ लोग ज़्यादा बढ़ गए। अब भी लगभग वही होगा। तो 20 करोड़ लोगों को वंचित क्यों कर रहे हो आप? 2011 के आप आधार पर क्यों कर रहे हो सेंसस? सेंसस क्या कर रहे हो? परिसीमन कर रहे हो। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2011 को आधार बना के आप परिसीमन करना चाहते हो, तो अभी मंशा तो स्पष्ट मालूम पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही गंभीर बात थी महिलाओं वाली भी, और इसमें आप देखेंगे कि जनता सब समझ रही भी है इनकी मंशा क्या है। और 850 के फिगर अचानक दे दिए इन्होंने, सब असेंबली में डबल कर दिए, और उसकी गंभीरता दिखाई नहीं। उस गंभीरता के लिए साल भर आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, डिबेट करनी पड़ती है, नेशनल डिबेट होनी चाहिए। ये जो हुआ है 850 डबल असेंबली वाला, मैं कहना चाहूँगा आपको, इतना बड़ा मुद्दा था, पार्लियामेंट सब कमेटी में भेजते, नेशनल डिबेट करवाते, पूरे देश के अंदर डिबेट होती साल भर तक। उसके बाद में आप आगे बढ़ते कि लोगों का मूड क्या है। अब अचानक ही जैसे चाइना में है ना जनरल असेंबली 1000 लोगों की, जो वहाँ चुनाव होते ही नहीं, फिर वहाँ चुनाव एक तरफे होते वहाँ, तो वही आप चाहते हो हिंदुस्तान में लागू हो। इनकी असली मंशा वो है, चुनाव मुनाव कुछ नहीं है, नाम का इलेक्शन कमीशन हो और हम लोग सत्ता बने रहे हैं, ये इनकी मंशा बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, आपने रिफाइनरी की बात कही, आज प्रधानमंत्री ने बालोतरा में आना था, उससे एक दिन पहले इतनी बड़ी आग रिफाइनरी में लगनी, क्या आप राजस्थान के सरकार के प्रशासनिक अमले की बड़ी चूक मानते हैं इसमें? आपने कहा आपने किसी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट से बात की थी, आपने कहा कि उन्होंने कई कारण बताए कि जिसकी वजह से ये हो सकता था। आपने उसमें कहा कि एक जल्दबाजी की एक वजह हो सकती थी, और क्या वजह हो सकती नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा? देखिए जवाब उन्होंने दिया, मैंने आपको बता दिया कि वो ये कह रहे थे कि रिफाइनरी में आग लगती नहीं है, लगती है, पुराने रिफाइनरी में लगती है, ये कोई फॉल्ट अनयूजुअल कुछ नहीं होता है। नई रिफाइनरी में आग लगती है कभी मैंने सुना नहीं, और मैंने स्टडी करी है 25 साल में तक हुआ नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। वो तो मैंने जो चिंता, वो भी चिंता प्रकट कर रही थी कि भाई नई रिफाइनरी बनी थी, आने वाले थे। अब किसी मुल्क का प्रधान दे के जाए, उसके पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, एसपीजी होती है 2 दिन पहले पहुंच जाती है वहाँ, सब देखते करते हैं वहाँ। ये घटना इसको मामूली नहीं मान सकती, ये घटना बहुत बड़ी घटना ही है अगर कोई माने तो। एक बहुत बड़ा हादसा बन गया है सर। अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा, कितने महीने लगेंगे ठीक होने में, अलग बात है, पर ये वैसे इन्होंने इसको डिले कर भी अच्छा नहीं किया। मेरी शिकायत तो दूसरी इनसे, मुख्य शिकायत मेरी है कि जब हमने इसका शिलान्यास कर दिया, बड़ी कठिनाई से हमने कन्विंस करके प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी से बात करके, और इसको फिर मोदी जी मंत्री थे, सबको लेके आए यहाँ पर। रिफाइनरी का फैसला, बहुत बड़ा फैसला तो वो था, और 4 साल उसको रोक दिया वसुंधरा जी वक्त में। और ये तो बहुत घाट का सौदा है, कम रखा इसका, 26% क्यों रखा? पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। अरे मैंने कहा वसुंधरा जी 26% रखना नहीं चाहिए हम लोगों को। हिंदुस्तान में कोई रिफाइनरी में पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं होती है, कोई आसाम में एक जगह है, क्योंकि इनकी जो कंपनी रिफाइनरी होती है, इनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चलती, कोई नफ़े में चलती, तो घाटा पूरा हो जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर भागीदारी बना ले, वो घाटे में आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट 1000 करोड़ क्या दे सकती है, तो घाटा इसलिए होता नहीं, आपको गलत फहमी है, फिर वो चुप हुए बोलते हुए।
सर वसुंधरा जी के कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल आपका भी था सर, तभी तो 80% काम हुआ है। ये जो काम हुआ है असली तो हमारे वक्त में हुआ ही, और अभी 2.5-3 साल लगा दिए उन्होंने। 2024 के बाद हमसे किया उन्होंने, दिसंबर 24 का सरकार चली गई, इन्होंने अगस्त 25 का इन्होंने, वो भी चला गया। अब जाके ये सर क्या इसमें जुडिशियल जांच होनी चाहिए या किसी हायर अथॉरिटी से जांच की आप मांग कर रहे हैं? क्या जांच तो हो रही है, लेकिन आप अपनी ओर से कोई स्पेशल जांच की मांग, न्यायिक जांच या कोई और? जब प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हों और वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमओ भी जो है इसमें इंटरवीन कर रहा होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। सर आपने सर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और महिला की बात करी, महिला आरक्षण की, आपने तमाम बीजेपी के नेता, पूरी बीजेपी जो है राजधानी जयपुर समेत राजस्थान की सड़कों पर है, लेकिन राजस्थान में पिछले 2.5 साल से महिला आयोग का जो पद है वो खाली पड़ा हो। महिलाएं जाए तो जाए, और उसके बाद में उसके बावजूद भी ये लोग सड़कों पर महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो तो मैंने कहा ना, आप ध्यान नहीं दिया, मैंने ये कहा महिला आयोग का अध्यक्ष भी नहीं बनाया उन्होंने, बोर्ड नहीं बनाए, अलग बात है। महिला आयोग में नहीं बनाया, महिला कहाँ जाए? और वो जो छेड़छाड़, एक प्रेगनेंट औरत थी, उसे छेड़छाड़ करने लोगों ने। और अफसोस की बात यह है कि एक बार घटना हुई थी, पुलिस वाले 10 दिन बाद में उसको राइट डाले हैं अपने ऑनलाइन पे कि जन भावना देखते हुए। तो क्या जन भावना देखते हुए आप FIR दर्ज करोगे? क्योंकि मजाक की बात करी, एक क्राइम हो गया है, पूरी ड्यूटी होती है क्राइम का मालूम पड़ते ही FIR दर्ज कर दो। सर महिलाओं की बात चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक लेटर वायरल हुआ था। उस वायरल लेटर के इशू में आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस IT सेल के 4 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। हरीश चौधरी इसकी मांग उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हम इसकी जड़ तक जांच करेंगे। मुझे जानकारी नहीं इसकी जानकारी। सर आपने कहा कि रिफाइनरी का जो काम था और जिस तरीके से हादसा हुआ और जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है अभी पूरी दुनिया में, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है, और एक जिस सोशल मीडिया का ट्विटर का जिक्र किया आपने कि रिफाइनरी में इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, जो 16 तारीख को एक वायरल हो रहा है, 16 तारीख को ट्वीट हुआ था, तो आप भी क्या ये आशंका जता रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है? क्योंकि आज NIA की टीम भी मौके पे पहुंची थी, उन्होंने पूरा जायजा लिया है NIA की टीम ने भी, तो आपको भी लगता है कि साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं हो सकता है, एक बड़ी चूक हो सकती है? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ इसको, मैं तो ये बात मानता हूँ कि ये घटना अगर रिफाइनरी बन रही होती और बीच में आग लग जाती मान तो एक अलग होता। जब आपने कहा 21 तारीख को उद्घाटन है, 1 महीना 20 दिन पहले कह दिया, और PM आएंगे, पूरी बार क्या बच जाता बताइए आप। और अब भी अगर सीरियसनेस नहीं रखेंगे तो दुर्भाग्य होगा। आप दौरा करेंगे? नहीं तो अंदर दौरा करने की कोई तुक है क्या वहाँ पे? तो दौरा करने के दम में पहले पहुँच जाते हम, तो कल ही सोच रहे थे, पर कोई मतलब नहीं। PM आ रहे थे, पानी के अंदर घटना हुई है, तो वो कहेंगे इसी में राजनीति करने लग गए। हम तो जहाँ जाते हैं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अशोक गहलोत कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी वो उनके चोट लग जाती थी, फ्रैक्चर हो जाता था, वो मतलब। पर मैं नहीं कहूँगा कि आपके वक्त में रिफाइनरी में आग लग गई, आपके वक्त में जैसलमेर में बस 20 लोग मर गए, या आपके मौका ये क्या घटना हुई SMS हॉस्पिटल में 7-8 लोग मर गए, आग लग गई, और आग लगी नहीं बागरोटा में कितने लोग मर गए? कितने लोग बताओ? अनेकों लोग थे। अब बताइए, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आपके आँख क्यों लग रही जगह पर वो तो कहते हैं कि आपके लग गई, आपके ये हो गया, आपके वो हो गया। हेलो सर, मैं नहीं कहूँगा
सर मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा कि पत्रकार ग्राउंड में जाए, खड़ी पे जाके पता करें कि क्या स्थिति है। आपने भी कोई अपना सर्वे कराया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि आपके रोज मेरे हर विधानसभा में आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके तो बात सुनो, बहुत रोज सारे लोगों की मदद की। आप शाम को मैंने आइए 6 बजे चाय पीने के लिए, आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 100, 150, 200, 250 लोग आते रहते हैं वहाँ। इससे बड़ा फीडबैक मुझे, और राजस्थान भर के लोग आए हैं, गाँव के लोग आते हैं, बताते हैं कि मेरा इलाज हुआ, मेरा पैर कट गया तो ये हुआ, मेरा हाथ कट ये हुआ, मेरे घर में क्या हुआ। आपको अच्छा लगेगा कि लोग फीडबैक देते हैं आकर के। साहब मेरा ये कहना था, संजीवनी मामले में आपने कहा कि एसओजी ने पहले अलग रिपोर्ट थी, बाद में अलग रिपोर्ट थी। जब आप मुख्यमंत्री थे तब गजेंद्र सिंह और उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए और सरकार बदल गई तो वो 4 महीने में 5 महीने में चेंज हो गया। इसको ये माना जाए कि एसओजी सरकार का तोता है, पहले आपके लिए बोल रहे थे, अब सरकार चेंज हो गई तो उनके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए क्या बोले, मैं ही तो कह रहा हूँ 22 महीने लगे, 22 महीने लगे तब भी जांच पूरी नहीं हो पाई। और जो जांच हो रही थी उनमें इनके नाम आ रहे थे, ये तो मैंने कहा, और करीब करीब जांच पूरी होने वाली थी। उसके बाद 4 महीने में ही पूरी जांच कर दी, 22 महीने का 4 महीने का, और क्लीन चिट दे दी। इसको क्या कहेंगे? अब तोता आपने कहा तो वो तोता आपका सब हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसओजी कोई हो। अब ये प्रीमियर एजेंसी होती है, एसओजी भी बनाई गई तो प्रीमियर एजेंसी के रूप बनाई गई है, वरना पुलिस है ना, पुलिस के अलावा क्यों बनेगी एसओजी को? इसलिए कि प्रीमियर एजेंसी राजस्थान की है। इनको मतलब कम से कम निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। एटीएस है, एसओजी है, क्यों बनाई गई है? ये भी पुलिस की तरह व्यवहार करेगी, बनाते नहीं फिर। तो मेरा मानना है कि ये 4 महीने वाली जो घटना है ना, ये तो आप समझ सकते हो 4 महीने में क्यों हुआ होगा, इंक्वायरी पूरी कैसे हो गई होगी। अधिकारी तो वही है, आईपीएस अधिकारी तो वही तो दुर्भाग्य है कि सरकार बदलते ही दबाव में आए होंगे, दबाव पड़ा होगा उनके ऊपर, कोई कारण हुआ होगा ना। भाई 22 महीने लगा दिए और 4 महीने, और वो कहते हैं हम उनके विरोधी हैं। हम तो विरोधी थे नहीं, वो अपना केंद्रीय मंत्री थे, राजस्थान के जोधपुर के थे। मेरा व्यक्तिगत क्या था उनसे, कोई, मैं तो 4 साल 10 साल में कभी कोई एक शब्द काम नहीं लिया उनके खिलाफ में कभी। और ये घटना तो ऐसी थी जो पब्लिक की थी, उसमें एज ए मुख्यमंत्री मेरा ड्यूटी बनती थी, एज ए गृह मंत्री भी, कोई आगे कहे साहब देखो हमारे ये घटना हुई, मेरे 50 लाख, मेरा 1 करोड़, मेरे 25 लाख डूब गए हैं, और ये घटना तो जांच तो होगी, उसकी जांच मेरे से पहले से हो रही थी शायद, मेरे ख्याल से। माइक 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 आ गया, माइक आ गया। गहलोत जी, ये भाजपा जगह जगह प्रदर्शन कर रही है नारी शक्ति बंधन को लेकर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों प्रदर्शन कर रही है? मैंने कहा ना, मेरी हवा निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। साहब गहलोत साहब, यही सवाल मेरा लास्ट है। आप जब मुख्यमंत्री बनते थे और उस जमाने में राजस्थान में ईश्वर की मर्जी थी, अकाल पड़ जाता था, पूरी बीजेपी रोड पे आ जाती थी, और के अशोक जी तो अब शकुन है, और ये और उसके बाद फिर आप बने, फिर बरसात बहुत अच्छी है। आज ये जो मुख्यमंत्री बने, इतनी घटनाएं हो रही है राजस्थान में, ये रिफाइनरी पूरी जल गई। आपने 2013 में सूर्य जी ने शिलान्यास किया था, 12,000 करोड़ में ये पूरी तैयार होती, आज उसका बजट 43,000 करोड़ हो गया, और वो पूरी जल के, मैंने मालूम किया, पूरी खत्म ही हो गई, वो दोबारा से ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी खबर ठीक नहीं है। पूरी कोई जलने वाली बात नहीं है, यूनिट जली वो जली होगी, मालूम पड़ जाता है। थैंक यू।